जैन समाज के जो स्टेटिस्टिक्स आप पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत कम संख्या, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, उद्यमशील व्यक्तियों की आबादी सबसे ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम में जैन समाज भारत का सबसे अग्रणी समाज है। पढ़े लिखे लोगों में 94% से ऊपर जैन लोग हैं, जो भारत के किसी भी धर्म से ज़्यादा है। ये बात भी सही है। दो और फैक्ट्स हैं। एक पॉपुलेशन होती है कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन में पुरुषों में जैन समाज भारत के किसी भी धर्म से आगे है, और महिलाओं की वर्किंग पॉपुलेशन में परसेंटेज में जैन समाज भारत में सबसे पीछे है। इधर भी टॉप पे है, उधर भी टॉप पे है। और हमें अपने समाज को समझने के लिए केवल तारीफ नहीं सुननी है, ये भी देखना है कि हम कहाँ पीछे हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, परिवार का वैल्यू सिस्टम पहली बात तो केवल पुरुष क्यों बनाए, पुरुष महिला मिलकर बनाए। अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं। जो डाउट है, एक शब्द वैल्यू है, एक नॉर्म है। डाउट वैल्यूज पे नहीं आता है, डाउट नॉर्म्स पे आता है। आपने कहा कि बेटा अहिंसा एक मूल्य है, बच्चे ने कहा ठीक है पापा अहिंसा एक मूल्य है, लेकिन उस अहिंसा को फॉलो करने के लिए आपने जो तरीके बनाए वो नॉर्म है, वो वैल्यू नहीं है, वो नॉर्म है। जैसे आप कह सकते हैं कि हम सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे क्योंकि कोई कीड़ा आ सकता है, मुंह में जा सकता है, जो प्राचीन काल में होता था। लेकिन एक पीढ़ी कभी आके बोलेगी अपने पेरेंट्स से कि पापा उस समय लाइट नहीं थी, अब तो लाइट है, ट्यूबलाइट जला के हम देख सकते हैं कि कोई कीड़ा नहीं आया। तो जिस समय ये नियम बना और आज के समय में, क्या अहिंसा के मूल्य पर रहते हुए भी हम थोड़ा सा लेट नहीं खा सकते हैं? मूल्य तो वही है, नॉर्म चेंज हुई। फिर मान लीजिए कल को जो समस्या आएगी हमारे परिवारों में, मैं शाकाहारी व्यक्ति हूं, मेरे परिवार में सब लोग शाकाहारी नहीं है क्योंकि अपनी अपनी चॉइसेस हैं। मैं शाकाहारी हूं और मरते दम तक शाकाहारी रहूंगा क्योंकि मेरी चॉइस वही है। कल को मान लीजिए कि शाकाहारी परिवारों में कोई बच्चा ये कह दे कि पापा मैं तो अमेरिका में रहता हूं, मेरे सब दोस्त नॉनवेज खाते हैं, मैं नॉनवेज तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं अपने परिवार के मूल्यों का सम्मान करता हूं। पर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आजकल आपको शायद पता भी होगा, वेज चिकन आ गया है। वेज चिकन, उसमें कुछ नॉन वेज नहीं है, वेजिटेरियन चीजों को मिला के चिकन जैसा बना दिया है, टेस्ट भी चिकन जैसा है। अब कल को हमारे परिवारों में जब कोई बच्चा ये कहेगा कि मैं वो खाना चाहता हूं, तो फिर सवाल उठेगा कि ये वैल्यू की लड़ाई है या नॉर्म की लड़ाई है। मेरा मानना यह है कि हर पीढ़ी को यह समझना पड़ेगा कि अगली पीढ़ी के समय चीजें बदल जाती हैं। हम उन्हीं से ये उम्मीद ना करें कि वो हमें फॉलो करें, थोड़ा हम भी समझें उनके हिसाब से कि दुनिया कितनी आगे बढ़ी है, तो संवाद होगा, अच्छा रहेगा। एक तो मैं पढ़ता कम हूं, मैं दिखावा ज्यादा करता हूं। मैं बहुत पढ़ता हूं, मेरे बारे में परसेप्शन कि मैं बहुत पढ़ता हूं, मैं उतना भी नहीं पढ़ता हूं, शौक है मुझे पढ़ने का। लेकिन देखिए, किताब पढ़ने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीके से मैं किताबें खरीदता बहुत ज्यादा हूं। अब मैं आजकल कॉन्शियसनेस को रिसर्च कर रहा हूं, जो चेतना है, जिसको जैन दर्शन जीव कहता है, उसे कोई आत्मा कहता है। बौद्ध लोग मानते हैं कि आत्मा होती ही नहीं है, चेतना प्रवाह है। चारवाक कहते हैं कि ना चेतना प्रवाह है, ना आत्मा है, ना जीव है। हर दर्शन अलग बात कहता है, हर धर्म अलग बात कहता है। उन सबको मैंने पढ़ा है। अब मैं आजकल स्टडी कर रहा हूं कि साइंस क्या कहता है। और दुनिया के इतिहास में केवल 30-40 साल हुए हैं जब हमने ब्रेन पे रिसर्च करनी शुरू कर दी है। ईईजी जब पहली बार आया, उसके बाद से हम ब्रेन को स्टडी कर पा रहे हैं और हमें पता है कि ब्रेन में चीजें कैसे काम करती हैं। तो एक विचार आज के लिए आ रहा है कि शायद आत्मा नाम की चीज है ही नहीं, केवल ब्रेन में न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज है। कुछ लोग नहीं मानते, कहते हैं कि आत्मा होती है। इस स्टडी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इस पर बहुत रिसर्च चल रही है और मैंने पिछले महीने में कम से कम 5 बड़ी महत्वपूर्ण किताबें मंगवाई हैं, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, कोई कहीं से, कि उनको पढ़ूंगा। सामने रखी हुई हैं और मैं रोज 2-4 पेज पढ़ भी लेता हूँ उसमें, सिर्फ इसलिए कि वो कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक से पढ़ने का एक ही तरीका है, क्योंकि जैसे आप व्यस्त रहते हैं, मैं भी व्यस्त रहता हूँ, मेरा फ़ोन भी बजता है, ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं। मैं अध्यापक हूँ, साथ में मैं उद्यमी भी हूँ, और हमारी कंपनी में करीब 2,500 लोग काम करते हैं। काफ़ी ह्यूज चीज़ें हैं, तो मुझे उसमें बिजी रहना पड़ता है, वो भी करना होता है। अब पढ़ाई करते हुए फ़ोन तो आता है, व्हाट्सएप भी आ जाता है, ज़रूरी काम भी आता है,
तो दो तरीके हैं। अगर किताब पढ़नी ही है तो 1-2 घंटे के लिए फ़ोन को साइड में रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। मैं तो ऐसा करता हूँ, अक्सर करता हूँ कि फ़ोन को साइलेंट किया, एयरप्लेन मोड पे किया, कमरे के बाहर रखा और 2 घंटे पढ़ा। सबको बोल दिया कि 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, बहुत इमरजेंसी हो तो ही बताना। मेरे घर के लोग सम्मान करते हैं इस बात का। दूसरा तरीका आसान बताता हूँ आपको। अब मैंने जैसे पेरेंटिंग पे बात इन्होंने बोला, मुझे कोई ऐसी एक्सपर्टीज तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं देखूं कि क्या क्या दुनिया में इस पर पढ़ाई हुई है। तो मैंने कुछ किताबें मंगवा ली पेरेंटिंग पे, मोटी मोटी। अब वो भी रखी है सामने। मतलब मेरी टेबल पर लगभग 300-400 किताबें रखी हुई हैं इस समय जो मुझे पढ़नी है, और अलमारी में 2000 अलग से हैं जो अभी नहीं पढ़नी है, बाद में कभी पढ़नी होंगी। रखी बहुत सारी। और मैं खरीदता तुरंत हूँ, मुझे कोई किताब मिलती है मैं तुरंत खरीदता हूँ या मंगवा लेता हूँ उसको, ताकि मुझ पर दबाव रहे कि ये भी पढ़नी है। अब मैंने तरीका क्या निकाला, मैं चैट जीपीटी पे गया। अब चैट जीपीटी के ज़माने में सारी मेहनत मैं ही करूँगा तो फिर मैं स्मार्ट कैसे हुआ। मैंने उससे पहला सवाल पूछा। मैं चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज़ करता हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है, 4 अब 5 आने वाला है। मैंने उससे कहा भाई पेरेंटिंग के बारे में दुनिया की सबसे अच्छी 10 किताबें बताओ कौन सी हैं। उसने 10 किताबों की लिस्ट दे दी। फिर मुझे क्या करना, मैंने कहा इन 10 के 10 का एसेंस बताओ, क्रक्स बताओ। फिर वो बेचारा मेहनत करता रहा 5-7 मिनट तक। 10 की 10 किताब को मैंने लिख भी दिया कि 1000 से 2000 शब्दों में हर किताब का चाहिए। 1 से 2000 शब्दों में हर किताब का क्रक्स उसने बता दिया। मैंने वो क्रक्स पढ़ा, 2-4 बातें काम की लगी, नोट कर ली, हो गया। हाँ, ऐसी कई ऐप्स है। एक इंस्टा रीड्स है, मैं वो भी यूज करता हूँ। तो इंस्टा रीड्स पे यही होता है, दुनिया की सारी अच्छी किताबें उनके समरी मिल जाती है, आप समरी पढ़िए। यूट्यूब पे एक चैनल है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वन बेटर कुछ ऐसा नाम है। हर किताब की समरी है 15 मिनट में। आप स्पॉटिफाई पे जाएंगे, वहाँ ऐसी समरीज मिल जाती हैं। ऑडिबल पे जाइए, वहाँ समरीज मिल जाती हैं। तो आप किताब पढ़ना पुराने ज़माने की बात है, आज तो किताब सुनने की चीज़ है। सैर करने निकल जाइए, एक किताब रास्ते में सुन लीजिए कि जब गए थे और आए हैं, बीच में 4 किताब पढ़ ली उस बीच में। आजकल तो बड़ा आसान है। और जिस किताब को सुन के लगे कि ये धांसू किताब है, वो पढ़िए ध्यान से। तो मैं आजकल बड़ा सेलेक्टिव हूँ, किताबें इतनी ज़्यादा दुनिया में है, कैसे सब पढ़ें। तो मेरा तरीका, अब जैसे जैनिज्म पर मुझे बात करने का मन था बीच में। ओशो जैन समाज से थे, उनका मतलब चंद्रमोहन जैन नाम था उनका। वो आप लोग 13पंथी 20पंथी स्थानकवासी मूर्ति पूजक कम्युनिटीज़ में हैं। वो दिगंबर जैन में 13पंथी 20पंथी के अलावा एक और कम्युनिटी है जिसका नाम तरणपंथी है। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तरणपंथी, उसके आचार्य थे तरण तारण नाम के। उन आचार्य पे उन्होंने अपनी सबसे पहली 2 किताबें लिखी ओशो ने। ओशो की पहली स्पीच 1965 में स्वामी तरण तारण के बारे में है। ओशो के आश्रम में जो नग्नता आप देखते हैं उसका मूल असर दिगंबर परंपरा से आ रहा है। और जब ओशो दार्शनिक हुए तो जैन समाज में खुशी की लहर छा गई कि एक इतना अच्छा विचारक हमारे समाज से आया है। पर 2 मुद्दों पर झगड़ा हुआ और वो जैन समाज से अलग हो गए। जैन समाज ने उनको अलग कर दिया, उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, मैं ही हो जाता हूं, तो वो अलग हो गए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने जैनिज्म पर 4 इतनी मोटी मोटी बुक्स लिखी हैं। मैंने वो भी मंगवा ली हैं, वो भी रखी है मेरे सामने। तो क्या होता है, जो किताब सुनने में उपलब्ध है सुन लीजिए, जिसकी समरी उपलब्ध है पढ़ लीजिए, जिसको सुन के या समरी पढ़ के लगे कि ये कमाल की चीज़ है उसे पूरा पढ़िए। इस तरह से आप मतलब 1 साल में कम से कम 50-100 नई किताबों को जान पाएंगे। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक किताब पढ़ने का मतलब है आपने किसी और व्यक्ति के 40 साल की ज़िंदगी को जी लिया। उसने 40 साल पढ़ के सोच के जो लिखा आपने एक दिन में पढ़ लिया। तो हमारी शारीरिक आयु जैसे मेरी 50 साल है, हमारी सांस्कृतिक आयु 5 लाख साल है हम सबकी। पिछले 5 लाख साल में इंसान ने जो जो सीखा, शिफ्ट करता गया, ट्रांसफ़र करता गया, वो सब हमें मिल गया, मुफ्त में मिल गया। और जिसने हर साल 100 किताब पढ़ ली हैं, सुन ली, 40 मान लें एक को, तो हर साल 4000 साल का हो रहा है वो आदमी।
विजडम में, समझदारी में। तो किताब सुनिए। पर पहली जो बात है, दो बातें हैं। पहली बात आपने कहा कि आज के बच्चे लास्ट दूसरों के सुख से दुखी हैं। दरअसल ये बात जितनी बच्चों पर लागू होती है उतनी हम पे भी लागू होती है। ये बात तो हर पीढ़ी के लिए है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे ही दूसरों के सुखों से दुखी हैं, हम लोग भी होते हैं। पर बच्चे गहराई में समझ नहीं पाते क्योंकि वो छोटे हैं, उनका भी विचार करने का कौशल उतना नहीं है। 30-35 की उम्र के बाद धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि जो है उसमें खुश होना सीखो, हर चीज़ नहीं मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को समय दीजिए, समय आएगा तो इन बातों को समझेंगे कि हर चीज़ जीवन में नहीं मिलती है। और इसका तरीका जो अच्छा होता है वो ये, आपके समाज में उतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि धन की उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन परिवारों में होती है उनका तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपका बच्चा कहे कि मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए, और फादर की इनकम बेचारे की महीने की 50,000, 60,000, 70,000 रुपये है, एप्पल का फ़ोन कैसे दे? तो 2-3 तरीके हैं। पहला ये कि डांट के भगा दे उसको, दूसरा ये कि पैसा उधार लेके एप्पल का फ़ोन दे। ये दोनों तरीके गलत हैं। तीसरा तरीका ये कि उसको बिठाए साथ में और बोले कि देख बेटा, ये है मेरी सैलरी 70,000 रुपये, ठीक, ये आया पैसा, इसमें टैक्स लग गया 7,000 रुपये, 63,000 रुपये हैं। बैंक का लोन है 11,000 रुपये, अब बचे 54,000 रुपये, 52,000 रुपये। घर का खर्चा ये है, तुम्हारे स्कूल की फीस ये है, तुम्हारी बहन के स्कूल की फीस ये है, कपड़ों का खर्चा इतना है, बिजली का इतना है, पानी का इतना है, इतना बचा है।